हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें मैं आपको हमारी ईवीएस पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 18 करवाने वाला हूं। 17 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के होम पेज पर जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए। जिन थ्योरी के कंसेप्ट को मैं बार बार रिवाइज करवाता हूं उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे से पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को है। तो अब हम जो मैक्सिमम हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उनको लेकर आएंगे और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। जो आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे आपको। तो आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा और प्रैक्टिस सेट भी होते रहेंगे। और आपको जैसे कि पता है ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके ओरिजिनल पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी जो ईवीएस की थ्योरी क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी जो ईवीएस पीवाईक्यू सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। आज हमारी 18 नंबर की क्लास है। 17 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हिंदी की जो थ्योरी क्लासेस हैं वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और हिंदी की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। 12 सेट हम अपलोड कर चुके हैं। आज जो हमारा सेट आएगा वो सेट नंबर 13 होगा। और जो सीडीपी की थ्योरी क्लासेस हैं वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो सीडीपी की पीवाईक्यू सीरीज़ है वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ में जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी। कंसेप्ट हैं उनको भी मैं रिवाइज करवाऊँगा। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार यानी कि खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। एक ही प्रकार का पेड़ मिलता है। और जब मैंने थ्योरी क्लासेस करवाई थी तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन में जब ये चैप्टर करवाया था मैंने वहाँ पर मैंने स्पेशली बोला भी था कि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी मैं थ्योरी करवाता हूँ मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस को, कहांदार के अंदर, कराची के अंदर, बर्लिन के अंदर या फिर आबू धाबी के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी यानी कि आबू धाबी के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए पाठ में दिए अनुसार यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर है ना उसमें दिए अनुसार जो रेत के टीले हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके आबू धाबी के अंदर। ठीक है, आबू धाबी व आसपास के देश जैसे कि अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, आसपास के देश में कौन हो गया, अफगानिस्तान। इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो आसपास के देश में स्थित क्या है, रेगिस्तानी इलाकों में स्थित है ये देश। आगे देखिए, आबू धाबी में जो पेट्रोल है वो पानी से भी सस्ता मिलता है, याद रखना है आपको। देखिए मिल गया आपका क्वेश्चन। मैंने थ्योरी क्लासेस में एज इट इज लिखवाया था, इसलिए मैं बोलता हूँ ये क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये आपके सीटेट के अंदर आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो किस स्थान पर खजूर के पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, आबू धाबी के अंदर। आपको ऑप्शन मिल गया होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, आबू धाबी की जो मुद्रा है वो क्या है, दिरहम है, जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है, और इस पर किस भाषा में कुछ लिखा गया है, किस भाषा में, अरबी भाषा में। तो ये आपको 100% याद रखना है। आगे देखिए, गर्मी की वजह से यहाँ के लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं ताकि तेज धूप से बचा जा सके। भाई नॉर्मल सी बात है, गर्मी वाले क्षेत्रों में सब ऐसा ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। तो भुज किस राज्य में स्थित है, एकदम इजी क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है, आपके गुजरात के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या है, भूकंप कब आया था, 26 जनवरी 2001 को आया था। 26 जनवरी
2001 को। और इस दिन हमारा कौन सा गणतंत्र दिवस था? 51वां। ये आपको याद रखना है, 100% याद रखना है। कितने नंबर का था? 51वां गणतंत्र दिवस था। और जो भूकंप को हम किससे नापते हैं? हम नापते हैं रिएक्टर स्केल से। ये भी आप याद रखना, किससे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को? रिएक्टर स्केल से। और जो ये भूकंप आया था ये किस स्पीड से आया था? 7.7 की स्पीड से। देखिए, जो हमारा भूकंप होता है ना उसको हम नंबरिंग देते हैं। जो रिएक्टर स्केल होता है ना, जो भूकंप की जो तीव्रता है, जो स्पीड है, उसको मापता है रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल में से 10 में से हम नंबर देते हैं। अब किस नंबर का क्या था? वो भूकंप था, किस स्पीड से आया था? तो इसमें जो रिएक्टर स्केल में इसको जो तीव्रता नापी गई थी वो मापी गई थी 7.7। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया है। अब भुज भूकंप यानी कि कहाँ पर आया था? गुजरात के भुज इलाके में। तो भुज कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था। और कौन सा गणतंत्र दिवस था? हमारा 51वां गणतंत्र दिवस था। याद रखना, आप 100% याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सुबह कितने बजे? 8:46 पर भूकंप आया था और लगभग 2 मिनट तक चला था। ये भी आप याद रखना। और जो भूकंप की तीव्रता है, स्पीड है, वो किस में मापते हैं? मापते हैं हम रिएक्टर स्केल से, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता मापी गई थी, कितनी मापी गई थी? 7.7, ठीक है, याद रखना आप। आगे चलते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? एकदम इजी है, आप देखते ही आंसर दे देंगे। कहाँ पर खाए जाते हैं छोले भटूरे? आपके पंजाब के अंदर, ठीक है, याद रखना आप। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए, सेम वही चीज़ें हैं। आप ये मत सोचना बार बार वही क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं या बार बार सर उसी एक्सप्लेनेशन को क्यों करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को याद रखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो यही है, जितनी बार उसका रिवाइज कर सके ना आप, जितनी बार रिवीजन कर सके ना आप, रिवाइज कीजिए उनको। यही सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का। कभी भी ट्रिक मत बनाइए, क्योंकि ट्रिक भी क्या होती है ना, कितनी ट्रिक बनाएंगे आप। सबसे बेस्ट है आप जितनी ज़्यादा उनको रिवाइज कर सके ना, उनको रिवाइज कीजिए, माइंड में से निकलेंगे ही नहीं। अब ईवीएस में मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप 100% 15 में से 15 ही लेंगे, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को, हर थ्योरी क्लासेस को, हर क्वेश्चन के साथ साथ बार बार रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन कितनी बार ही रिपीट क्यों ना हो। इससे क्या होगा, आप खुद बोर होने लग जाएंगे। और आप समझिए इस चीज़ को, जब आप किसी चीज़ को याद करने में बोर होने लग जाए ना, तो आप समझ जाइए वो चीज़ आपके 100% याद हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पर लिचेन कहती है, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। और सांप से बने डिश को क्या कहते हैं हम? लिंग हु फेन। तो आपसे पूछा जा सकता है, अगर सांप से बनी डिश को क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा, अगर लिंग हु फेन सांप से बनी डिश कहाँ पर खाई जाती है? तो कहाँ पर खाई जाती है? आपकी हांगकांग के अंदर। और इससे भी ज़्यादा अगर वो डीपली जाना चाहेगा तो वो करेक्टर का नाम पूछ लेगा। अगर ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आपकी लिचेन ने दी थी। और अगर ये नाम पूछता है तो ये एनसीईआरटी के अनुसार पूछेगा, यानी कि वहाँ पर दिया गया होगा, अगर एनसीईआरटी में दिए गए किस कैरेक्टर ने लिंग हु फेन के बारे में बात की है, यानी कि हांगकांग के बारे में बात की है, तो उस कैरेक्टर का नाम क्या है? आपका लिचेन। आगे देखते हैं। अगर सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध पूछा जाए तो कहाँ से है? कश्मीर से है। कैरेक्टर का नाम क्या है? जूनी है। लेकिन अगर नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली पूछी जाए तो आप कहाँ पर चले जाएंगे? गोवा के अंदर चले जाएंगे। इससे आगे बढ़िए। लेकिन नारियल डली हुई किसी करी के साथ उबला हुआ कप्पा, और कप्पा को क्या कहते हैं? टेपियोका भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने कल आपको एक नाम और बताया था, क्या कहते हैं? कसावा, ठीक है। कसावा भी किसको बोला जाता है? टेपियोका को। तो इसका संबंध किससे है? आपके केरल से। और कैरेक्टर का नाम क्या है? आपका टोमस, ठीक है, याद रखना आप। आगे चलते हैं। भारत में मुख्य टेपियोका, इसको क्या कहते हैं? इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या नाम है? मैनीहोट एस्क्यूलेंटा। याद रखना आप, मैनीहोट एस्क्यूलेंटा, ठीक है। नामक कंद से प्राप्त होने वाले स्टार्च से क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। और टेपिका को क्या कहते हैं हम? कसावा भी कहते हैं। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था और मैंने बोला था ये भी आप याद रखना। ये कहाँ का है? ये दक्षिणी अमेरिकी मूल का पौधा है। कहाँ का पौधा है? दक्षिणी अमेरिकी मूल का, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। किसके फूलों की? कचनार के फूलों की, ठीक है। अगर केले के फूलों की सब्जी पूछी जाए तो कहाँ पर? केरल में। याद रखना आप, कैसे केले और कैसे केरल, ठीक है। आगे देखिए। सहजन के फूलों के पकोड़े कहाँ पर खाए जाते हैं? आपके महाराष्ट्र के अंदर। याद रखने के लिए देखिए, सहजन, सहजन में है आ रहा है और महाराष्ट्र में भी क्या आता है? आपका है आता है। तो आप याद रख सकते हैं, अब सहजन के फूलों के पकोड़े कहाँ पर खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। और सालन किसको कहा जाता है? तरीदार सब्जी को।
याद रखना आप, अख्तरीदार सब्जी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सालन। तो ये सारी चीज़ें आपको 100% याद रखनी है, यही रिपीट होनी है, आप यकीन मानिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ही पूछा जा चुका है। सिर्फ एक चेंजमेंट करता है, यहाँ पर 3 से 3.5 मीटर की जगह क्या लिख देगा, 10 से 12 फुट लिख देता है हमेशा। ठीक है, या फिर 10 से 12 फुट को चेंज करके क्या लिख देता है, 3 से 3.5 मीटर। ठीक है, और मैंने आपको इतनी बार बताया है, इसका आंसर क्या होगा, आपको 100% याद हो गया होगा। क्या आंसर होगा इसका, असम। ठीक है, यानी कि इस तरह के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था, जब भी पत्थर प्लस लकड़ी की बात हो, अब पत्थर और लकड़ी के बने घर कहाँ पर मिलेंगे, तो मैंने बताया था आपको कहाँ पर जाना है, मनाली, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और जब भी बड़ी बड़ी इमारतों की बात हो तो आप कहाँ जाएंगे, दिल्ली में, यानी कि बहुमंजिला इमारत, जब आप दिल्ली या फिर बड़े शहरों के अंदर चले जाएंगे। जब भी कटीली झाड़ियों की बात हो तो आप कहाँ पर जाएंगे, आप जाएंगे राजस्थान के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और पता नहीं कितनी ही बार बताई हैं, और इसलिए ही आपको याद रहेंगी क्योंकि मैं बार बार इनको रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है, और ये घर अंदर से भी किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो वो कौन सा घर है, असम के घर के बारे में। और करेक्टर कौन है, आपका भूपेन। आगे देखिए, हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के, मैंने बताया ना, जब भी पत्थर और लकड़ी के बारे में बात आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे, मनाली, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और करेक्टर का नाम क्या है, आपका चमेली। आगे चलते हैं। अरे इतने ऊंचे मकान यानी कि बहुमंजिला इमारत, तो जब भी बहुमंजिला इमारत के बारे में बात आ जाए, मैंने आपको बताया है कहाँ पर जाना है आपको, दिल्ली व बड़े शहरों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत क्या होती हैं, मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ के घरों में जो दीवारें हैं उनको मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, आपको हर एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो जब भी इस टाइप की बात आए तो आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है राजस्थान में। और इसको देने वाला कौन है, यानी कि जो करेक्टर है इसका नाम क्या है, कांसीराम। ठीक है, आगे चलते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर यानी कि यूपी के अंदर, ठीक है, रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 यानी कि रात के, आपको मैंने बताया ना, जब भी 24 घंटे वाली घड़ी का यूज होगा ना, तो 21:45 का मतलब क्या है, आपके रात के 9:45। देखिए जो घड़ी होती है ना, उसके अंदर 12 बज गए, फिर रात के 12 बज गए मान लो, उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते दोपहर के 12 बज गए। और उस दोपहर के 12 बजे के बाद कभी भी एक स्टार्ट नहीं होता है। जो 24 घंटे वाली घड़ी है उसमें स्टार्ट हो जाता है 13, 14, 15 इस तरह से, और रात को कब तक चलता है, आपके 23 तक। जैसे ही दोबारा 12 बजेंगे तो 00 लिखा जाता है। आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होगा, ठीक है ना, 00 लिखा जाता है ना एग्जैक्ट 12 बजने के बाद। तो ये 24 घंटे वाली घड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अगर रात को 9:45 के ऊपर क्या करती है, प्रस्थान करती है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 यानी कि सुबह के 5:45 पर पहुंच रही है। तो आप खुद काउंट कीजिए, रात को 9:45 के ऊपर चली थी और सुबह 5:45 के ऊपर पहुंच गई, कितना टाइम लगा, 8 घंटे। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखिए, इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताइए, यानी स्पीड पूछी है। मैंने बताया है आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सिर्फ एक ही फॉर्मूला के ऊपर आता है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, और यहाँ से स्पीड क्या हो जाती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस क्या है आपको गिवन, 432 किलोमीटर, और डिवाइड में क्या होगा, टाइम कितना गिवन है, हमने निकाल लिया 8 घंटे। और मैंने आपको बताया है आंसर किस में दे रखा है, मीटर पर सेकंड के अंदर, और ये किसके अंदर दे रखे हैं आपको, किलोमीटर के अंदर। तो जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, इसको 8 से काटिए, 8 5 40,
और 8 चौक 32, फिर से काट दीजिए, 18 एकम 18, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, सिंपल। आगे चलिए। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा है, सूखा है और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ठंडे रेगिस्तान के नाम से। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? मैंने थ्योरी क्लासेस में करवाया था, एक एक डिटेल भी बताई थी और मैंने इसको टिक भी किया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पक्का याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर बात हो रही है आपकी लेह और लद्दाख के बारे में, ठीक है। हमारे पास एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसमें गौरव जानी जो व्यक्ति है वो सफ़र करता है, कहाँ से? मुंबई से लेकर लेह और लद्दाख तक जाता है। तो उस चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कहानी एक यात्री की, और यात्री का नाम क्या है? आपका गौरव जानी, ठीक है। और लोनर, अब देखिए लोनर का मतलब क्या होता है? अकेला रहने वाला। और इन्होंने अपने बाइक का नाम रखा है लोनर, ये बात भी आपको याद रखनी है। गौरव जानी ने किस चीज़ का नाम लोनर रखा है? अपनी बाइक का नाम लोनर रखा है, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने अपनी यात्रा मुंबई से शुरू की और गुजरात, राजस्थान, दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर व लेह व लद्दाख तक गए, ठीक है। मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र 1400 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने कितने दिन में तय किया? 3 दिन में तय किया। ये भी आपको याद रखना है। अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ समझिए आप। और मैं किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मुंबई से दिल्ली तक का जो सफ़र है कितना है? 1400 किलोमीटर का रास्ता है और कितने दिन में? 3 दिन में इन्होंने तय किया था। आगे चलते हैं। नायलॉन की टेंट में इन्होंने अपनी सारी रातें गुजारी हैं। आगे चलते हैं, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। देखिए आगे, इन्होंने सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान कहा है। किसको कहा है? लद्दाख को, ठीक है। किसको बोला है? सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख को बोला है, ठीक है। लद्दाख की भाषा में जो जूले जूले है, ये आपसे 100% पूछा जा सकता है, याद रखना आप। अगर लद्दाख की भाषा में जो जूले जूले है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्वागत। और आपसे पूछा जा सकता है कि लद्दाख की भाषा में स्वागत को क्या कहते हैं? उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं? जूले जूले। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेम वही है, घर से क्वेश्चन है तो आपसे डीपली पूछा जा सकता है। अब जो लद्दाख है या लेह लद्दाख है, यहाँ पर घर कैसे बने होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो घर हैं 2 मंजिला थे, एक के ऊपर एक पत्थरों को काटकर या रखकर बनाए गए थे। इस लाइन को आप याद रखना, एक के ऊपर एक पत्थरों को काटकर रखकर बनाए घर कहाँ पर मिलते हैं? आपके लेह और लद्दाख के अंदर। आगे देखिए, इन पर मिट्टी और चूने से क्या की जाती है? पुताई की जाती है। मोटी मोटी दीवारें, ये मोटी नहीं है भाई, मोटी हैं, ठीक है। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की ही क्या होती हैं? यहाँ पर छतें होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना कैसे दिया है? अब जो 1 सेंटीमीटर है ना, इसकी वैल्यू दी गई है 110 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी दी गई है? 110 मीटर दी गई है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर हो तो इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी क्या होगी? तो देखिए, हमें क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर, और हमें वास्तविक दूरी निकालनी है, और वो कितनी गिवन है? 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो 15.5 सेंटीमीटर की आप वैल्यू निकाल दीजिए भाई, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है किलोमीटर के अंदर। तो आप पहले आंसर को देख लिया कीजिए, जो भी यहाँ पर जो गिवन होगा ना, अब किसके अंदर दिया गया है वो आप ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो 15.5 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर के अंदर। तो क्या कीजिए, 110 से मल्टीप्लाई कर दो आप। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कीजिए क्या आएगा? 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55 और 5 60, 0 6, 11 एकम 11 6 17 और 1 0 और लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक के बाद क्या है? दशमलव है, तो यहाँ पर भी दशमलव लगेगा, तो ये कैंसिल। तो ये क्या आया आपका? 1705 मीटर आ गया। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा? ये 1.705 किलोमीटर। तो देखिए आप कहाँ पर है? आंसर नंबर सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है।
इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली कहा जाता है। तो यह जिला किस राज्य का भाग है? तो क्या आएगा आंसर? आपको अच्छे से पता है, हम पोचमपल्ली के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो क्या नाम है? तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। जबकि इन्होंने ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से पूछ लिया। पोचमपल्ली कहाँ पर है, वो इसको और भी हार्ड बना सकते थे। पोचमपल्ली जिले का कौन सा गांव है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहते हैं? बुनकर परिवार रहते हैं। तो क्या आंसर आता आपका? मुक्तापुर आता। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है तेलंगाना का कौन सा जिला है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा बुनकर परिवार रहते हैं? तो कौन सा जिला? आपका पोचमपल्ली जिला। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 360 डिग्री सोचना है और हर तरह से रेडी रहना है। और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा ही हो सकती हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी क्लास को स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। पोचमपल्ली, यहाँ पर मैंने आपको बताया था मुक्तापुर गांव कहाँ पर पड़ता है? आपके पोचमपल्ली तेलंगाना के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर परिवार क्या हैं? आपके बुनकर हैं, इसलिए यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली बुनाई है वो कहाँ की है? आपकी तेलंगाना की। ठीक है, पोचमपल्ली की जो साड़ियाँ हैं वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। ये साड़ियाँ करघे से बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं? आपको याद रखनी है भाई, करघे से, जिससे क्या लगी होती है? जिसके अंदर कई सुइयां लगी होती हैं। और मैंने आपको करघे की फोटो भी दिखाई थी जब मैंने थ्योरी क्लासेस करवाई थी, तो वहां पर मैंने आपको करघा भी दिखाया था कि कैसा होता है, वो मशीन की तरह होता है। तो किस तरह का होता है मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शॉल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो आपके कुल्लू के। और कुल्लू कहाँ पर पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग आपको अच्छे से पता है, बिहार की प्रसिद्ध है। सिल्क कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके असम का, याद रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कश्मीरी कढ़ाई की तो आपको अच्छे से पता है, बात ही अलग है। इसके अलावा आपसे पूछी जाए वर्ली कला, तो कहाँ की? आपकी महाराष्ट्र की। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा बताइए। देखिए, इसके लिए मैप की जरूरत नहीं है, ये एक रीजनिंग की तरह का क्वेश्चन है। आप इसको बिना मैप भी कर सकते हैं और मैप के साथ भी कर सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट दी गई है वैसे ही आप करते जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। तो हमें किसकी स्थिति गिवन है? गांधीनगर की गिवन है ना। अब गांधीनगर, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर गांधीनगर है, तो इसके ठीक पूर्व में, इसका पूर्व क्या होगा? इस साइड होगा, सीधी और सिंपल सी बात है। तो इसके पूर्व में क्या स्थित है? आपका भोपाल। और आपको पता है भोपाल कहाँ पर पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर। आगे देखिए, तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। अब देखिए बेंगलुरु कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में। आपको पता होगा मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर्नाटक पड़ता है आपका, गांधीनगर गुजरात के जस्ट नीचे की साइड। लेकिन आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कहीं पर बना लीजिए। तो भोपाल के कहाँ पर बता रहा है? ठीक दक्षिण के अंदर। तो दक्षिण में बना दीजिए आप। यहाँ पर क्या है? आपका बेंगलुरु है ना। अब पूछा क्या आपसे बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा बताइए। अब देखिए मैंने बताया ना, जब भी आपसे जिसके सापेक्ष पूछे ना, उसी के सापेक्ष क्या कीजिए? आप डायरेक्शन बना लीजिए। तो बेंगलुरु के सापेक्ष पूछा है, यहाँ पर आप डायरेक्शन बना दीजिए। आपने बना दी डायरेक्शन। और किसके बारे में पूछ रहा है? गांधीनगर के बारे में। तो बता दीजिए किस दिशा के अंदर है। मैंने आपको करवा रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये क्या है आपका? उत्तर, और इधर क्या है? ये आपका दक्षिण। तो आंसर क्या होगा आपका? यही वाला होगा ना, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। इजी है, आगे चलते हैं। चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? काफी बार पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाएगा आपसे। तो चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? आपके मिजोरम का। हम काफी बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपसे सतरिया पूछा जाता है तो कहाँ का है? आपका असम का, याद रखना आप। आगे चलते हैं हम। अब देखिए चेराओ डांस के बारे में हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और ये सीटेट के अंदर ये एक्सप्लेनेशन आ चुकी है। ठीक है, और इसी तरीके से एग्जैक्ट आई थी। अगर इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये इसी तरीके से स्टेटमेंट दी गई थी और पूछा गया था कि इस तरह के नाच को क्या कहते हैं। तो उसका नाम क्या था? आपका चेराओ। और चेराओ डांस कहाँ पर है? आपका मिजोरम के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो लॉटरी सिस्टम है उससे खेती कहाँ पर की जाती है? लॉटरी सिस्टम से खेती कहाँ पर की जाती है? आपकी मिजोरम के अंदर। ये भी आप याद रखना। ठीक है,
आगे चलते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। आ गया ना आपका, हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन भी की थी, ठीक है, जो क्वेश्चन आए थे जहां पर मैंने आपको बताया था सरसों के तेल में बनी मछली कश्मीर में चले जाइए, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली आप कहां पर चले जाइए, गोवा के अंदर चले जाइए। वहां पर मैंने आपको बताया था किसी भी करी के साथ टेपियोका, कप्पा या फिर कसावा भी कहते हैं इसको। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप कहां पर जाएंगे, केरल के अंदर जाएंगे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी, यानी कि नारियल और टेपियोका को घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य कौन सा है आपका, केरल है। ठीक है, आपको मिल गया होगा आंसर। आगे चलते हैं। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, मैं आपको करवा चुका हूं। आगे देखिए, ये बड़े शंकु की आकृति के तंबुओं का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। तो इन तंबुओं का जो डिजाइन है यहाँ पर पूछा गया है कितने साल पुराना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल पुराना है, आपके 1000 वर्ष से भी पुराना है। कितना पुराना, 1000 वर्ष से भी पुराना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। मैंने चांगथांग के बारे में आपको पढ़ाया था जब थ्योरी बताई थी। अब चांगथांग एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो आपसे स्टेटमेंट दी जा सकती है जहां पर ऐसा इलाका जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं उस इलाके को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चांगथांग। आपको याद रखना है। ठीक है, यह इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। यहां पर चांगपा लोग रहते हैं। तो चांगपा लोग कहां पर रहते हैं, चांगथांग में। और चांगथांग कहां है, आपका वो इलाका जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो चांगपा लोग रहते हैं जो कि कैसे हैं, घुमंतु लोग हैं, यानी कि एक जगह पर नहीं रुकते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी कि घुमंतु हैं, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इनके लिए भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, याद रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चांगपा लोगों के लिए जो इनकी सबसे बड़ी पूंजी है वो क्या है, भेड़ बकरियां। ठीक है, आगे देखते हैं। चांगपा लोग उन बकरियों को पालते हैं जिनसे क्या मिलती है, मशहूर पश्मीना शाल मिलती है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट के अंदर। अब जो हमें मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है वो किससे मिलती है, और मैंने आपको बताया था ऑप्शन मिलेंगे बकरी से, भेड़ से। और हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमारे माइंड में भेड़ ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जो हमें पश्मीना ऊन है वो किससे मिलती है, हमें बकरियों से मिलती है, याद रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, याद रखना आप। पश्मीना शालों को मशीनों से नहीं बुना जा सकता, इनकी बुनाई हाथों से की जाती है। एक बुनकर जब 250 घंटे बुनाई करता है तब एक साधारण पश्मीना शाल बनती है, याद रखना है आपको। 250 घंटे बुनाई करने के बाद एक पश्मीना शाल बनकर तैयार होती है, और वो भी साधारण। अगर डिजाइन की जाए तो 250 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इन बकरियों के बाल इतने पतले होते हैं कि आपके सिर का एक बाल और बकरी के 6 बाल, यानी कि जब आप बकरी के 6 बाल मिला देंगे ना तब जाकर आपका एक बाल बनेगा। इतने ज़्यादा पतले होते हैं इस बकरी के बाल। ठीक है, यहाँ पर जो तापमान है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये लोग अपना पूरा सामान घोड़ों व याक पर लाद कर घूमते हैं। यहाँ पर तिकोने टेंट होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, 100% आपसे पूछा जाएगा सीटेट के अंदर। अब यहाँ पर तिकोने टेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रेबो कहा जाता है। आगे देखिए, इनके टेंटों का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। आपको मिल गया होगा, कितना पुराना, 1000 साल से भी पुराना है। भेड़ बकरियों के रखने की जो जगह है उसको चांगपा भाषा में क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। ये भी आपको 100% याद रखना है। ठीक है, डल झील कहाँ पर है, आपके श्रीनगर में है। श्रीनगर में घर अलग अलग तरह के होते हैं, कोई पहाड़ पर रहता है तो कोई पानी पर रहता है। लेकिन जम्मू के अंदर जो घर हैं वही सीमेंट के, ईंट के, कांच और स्टील के घर जैसे कि मुंबई में है। तो आपको याद रखना है जम्मू के अंदर तो सेम वैसे ही घर मिलते हैं जैसे दिल्ली में मिलते हैं, मुंबई में मिलते हैं। लेकिन श्रीनगर हो गया, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, असम हो गया, इस साइड में जो घर मिलेंगे वो अलग तरह के ही मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है कितनी है, 28 है। स्टार्टिंग में कितनी थी, आपके 29 तो स्टेट थे और कितने यूटी थी, 9 यूटी थी। लेकिन अब कितनी है, आपके 28 स्टेट हैं और यूटी कितनी है, आपकी 8 यूटी हैं। आपकी दादरा नगर हवेली और दमन दीव इनको मिलाकर एक बना दिया गया है, जिसकी वजह से कितनी हो गई, आपकी घटकर
8 हो गई हैं, ठीक है। उससे पहले कितनी थी आपकी 9 थी। तो अब आपके 28 स्टेट हो गए हैं और 8 आपकी यूटी हो गई है। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी बताई है, जिसमें मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर कब बना, कैसे अलग हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। देखिए, पहले अरब सागर से पूछता था, आज बंगाल की खाड़ी से पूछ लिया, लेकिन मैप का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो अगर आपको मैप की प्रैक्टिस नहीं है तो ये क्वेश्चन आप गलत करेंगे। तो इसलिए डेली एक मैप की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार तो एक नहीं 2-2 क्वेश्चन पूछ लेता है मैप से। तो इसलिए आपको मैप याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है, आपका अरब सागर है और इस साइड क्या पड़ता है, आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ती है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, 3 राज्यों को चुनना है जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तो देखिए मैप के अंदर ये क्या है, आपका राजस्थान है, पता होगा आपको। ये क्या है, गुजरात है। यहाँ पर क्या है, आपका एमपी है। ये क्या हो गया, आपका महाराष्ट्र। मैं डेली करवाता हूँ ये चीज़ें। ये क्या है, आपका कर्नाटक। यहाँ पे क्या है, गोवा। ये क्या है, आपका केरल। यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु। ये क्या है, आपका आंध्र प्रदेश। ये क्या है, उड़ीसा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, फिर ये पश्चिम बंगाल। तो देखिए अब आप ऑप्शन को देखते हैं, समुद्र तट बंगाल की खाड़ी यानी इस साइड वाले बताने हैं। तो आपका उड़ीसा मिल गया, आपको उड़ीसा समुद्र तट पर है बंगाल की खाड़ी साइड। आंध्र प्रदेश मिल गया आपको, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु मिल गया आपको, तमिलनाडु। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। सेकंड वाला कैसे गलत हो गया, केरल की वजह से। इससे अगले वाला कैसे गलत हो गया, महाराष्ट्र की वजह से। इससे अगले वाला कैसे गलत हुआ, कर्नाटक और केरल की वजह से। तो सारे गलत हो गए। करेक्ट आंसर क्या होगा, आएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। पित्तल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। हम कर चुके हैं, गोलकोंडा जो किले वाला जो हमारे पास चैप्टर था वहां से उठाया गया ये क्वेश्चन। यह एक तत्व है, गलत है भाई। यह एक यौगिक है, गलत है भाई। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखिए, ये आपको 100% याद रखने हैं। पित्तल है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रास कहते हैं हम, ब्राउस, ठीक है। और ये किससे बना होता है, तांबा यानी कि कॉपर का प्लस जिंक का, जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। आपसे जर्मन सिल्वर पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या होता है, आपका कॉपर होता है, जिंक होता है, जिंक को हम Zn से लिखते हैं, और एक होता है आपका निकेल, ठीक है। इसको हम Ni से लिखते हैं, याद रखना आप। तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल किससे मिलते हैं, आपको जर्मन सिल्वर बनाते हैं ये सारे मिलकर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील पूछा जा सकता है आपका। इसमें क्या होता है, Fe होता है आपका आयरन, Cr से होता है आपका क्रोमियम। तो यानी कि आयरन, क्रोमियम, निकेल प्लस में कार्बन, तो ये चारों चीजें मिलकर बनाती हैं आपकी स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अगर आपसे कांस्य पूछा जाता है यानी कि ब्रोंज, तो ब्रोंज किससे बनता है, आपका कॉपर से प्लस टिन से। तो ये याद रखना आप। पित्तल में और ब्रोंज के अंदर आप कंफ्यूज मत होना। देखिए मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। अगर आपसे ब्रोंज पूछा जाता है तो ब्रोंज के अंदर क्या आता है, एन आता है ना। तो याद रखना आप, इसके अंदर एन आएगा। जैसे टीन आ गया तो टीन में भी क्या है, एन है। तो जहाँ पे ब्रोंज आएगा यानी कि एन आ रहा है, वहाँ पे साथ में टीन आएगा। और दोनों के अंदर जो कॉपर है वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो इसलिए अगर आपसे ब्रोस यानी कि पित्तल पूछा जाता है तो तांबा प्लस में जिंक, और अगर आपसे ब्रोंज पूछा जाता है तो तांबा प्लस में टीन, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए। इन क्लासेस को अच्छे से देखिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, और प्रैक्टिस सेट करने से ही आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है या कितनी तैयारी नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, लेकिन जब 4 में से एक ऑप्शन चुनना होता है ना, तब हमें एक्चुअल में पता चलता है। तो इसलिए आप चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो किसी भी क्लास को मिस मत करना, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।